अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक हैं? हाँ तो भाई नम्स का हो गया है एग्जाम। तो बहुत सारे बच्चे हैं परेशान, वो ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। और तैयारी तो करके गए थे पास पेपर की, और क्वेश्चन आ गए अजीबो गरीब से। तो बहुत सारे बच्चों का मुंह बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यार डीमोटिवेट हो गए। और अब एमडीगेट में क्या होगा, 22 सितंबर को क्या होगा, जब नम्स में ये हाल हुआ है और नम्स का ऐसा पेपर आया है। और अगर एमडीगेट का भी ऐसा एग्जाम आ गया तो हमारा क्या बनेगा? तो आप बताएं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या किस तरह सर बच्चे देखिए अपने इसमें आगे ना की सोचें? सबसे अहम बात तो ये है कि जो नम्स का अभी पेपर कंडक्ट हुआ है ऑल ओवर पाकिस्तान ही हुआ है, ऐसी बात है, सारे बच्चे टेस्ट देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई टेस्ट जो है वो बहुत मुश्किल था। सही है। अब मैं उनकी बात से इख्तलाफ नहीं कर सकता, बल्कि मैं इस सूरत में उनकी बात से इत्तेफाक कर सकूंगा कि हाँ, ये कहा जाए तो बेहतर है कि जनाब जैसा पेपर आपको लास्ट एक्सपेक्टेड ईयर्स था, में जी हाँ बिल्कुल देखने को ऐसे। मिला, वैसा वैसा नहीं पेपर है। इस साल नहीं था। तो बहुत कम से बहुत कम डिफरेंट था। इस बुनियाद पे कहा जाए कि हाँ मुश्किल लग रहा था क्योंकि नया बिल्कुल मुख्तलिफ सा था, तो बात गलत नहीं है, बात पे ठीक है। मगर इसमें एक और चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि हम सब उस पर बात भी करें और गाइड भी बच्चों को इस हवाले से मिले कि भाई नर्व्स का टेस्ट होना था, नर्व्स का टेस्ट हो गया। हो गया। अब क्या करना हमारे लिए फायदेमंद अब है? अगला टास्क आपके पास बड़ा है, वो 22 सितंबर है, एग्जैक्टली। उसमें आपको बहुत ज़्यादा जान मारनी है। 7,000 स्टूडेंट्स ने, जो डाउन पेपर की न्यूज़ है उसके हिसाब से 7,000 स्टूडेंट्स ने सिंध से जो है नम्स के पेपर में अपेयर हुए थे। और अभी तक तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बहुत ज़्यादा जो हमारे जो है, कोई बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे रिजल्ट हमारे सिंध की तरफ से शायद आ जाए। क्योंकि अभी तक जो बच्चों से हम रिव्यू ले रहे हैं, पूछते जा रहे हैं या पोल जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये हो रहा है सर बहुत मुश्किल था, बिल्कुल समझ में नहीं आया। और जब हमने पेपर देखे तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे भी ऐसे नजर आए कि जैसे जो गाइटन की फिजियोलॉजी की बुक जो एमबीबीएस लेवल में पढ़ाई जाती है, समटाइम उससे भी क्वेश्चन निकल निकल के आए हुए थे बायो के अंदर। हाँ, तो वो और तो एक बच्चा जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपना वो कंप्लीट करके सवाल बैठा ही है, वो पैदा तो नहीं फिर होता, उस वो क्वेश्चन इंटर की को बुक से वो समझ ही नहीं सकता फिर। बिल्कुल। और यहाँ तो ऐसे ऐसे बच्चे भी थे जो बोलते थे कि सर सिर्फ 2023 से लेकर 2018-15 तक के सिर्फ पास पेपर कर लें तो हो जाएगा, सिर्फ पास पेपर कर लें तो हो जाए। तो उनको हम बोलते थे भाई पास पेपर तो करें, लेकिन बुक रीडिंग भी करें, बुक रीडिंग भी आपको करनी है। एग्जैक्टली। और लेकिन अभी भी फिर ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो सिर्फ ये सोचते थे बस पास पेपर करो, और पास पेपर से ही ज्यादातर, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, पहले के जो पैटर्न था वो ऐसे ही था कि पास पेपर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो जाते थे। ऐसा ही। मगर अब वो सिनेरियो उन्होंने अपना गेम जो है वो बदल दिया, गेम चेंज कर दिया। तो बहुत सारे बच्चों की उम्मीदों पर जो है वो पानी फिर गया। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि वो तमाम तर बच्चे जो बड़े डिसअपॉइंट है, तो भाई मैं कहता हूँ कि उनको डिसअपॉइंट होने की और बहुत ज़्यादा अफसरदा होने की और परेशान होने की तो कतई ज़रूरत अभी तो नहीं नहीं है, है, बिल्कुल ठीक है नहीं ना। है। अब इसकी दो तीन एस्पेक्ट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको गौर से समझें। सबसे पहली बात ये कि जब नम्स आपका टेस्ट लेता है तो आपका एक स्पेसिफिक कोटा होता है प्रोविंस की बेसिस पे जिसका आपका एडमिशन कंसिडर किया जाता है, सही पहली है। बात। उसके बाद फिर जो पर ईयर जो फीस जा रही अमाउंट होती है, अमाउंट ठीक बिल्कुल है ऐसे जी, ही। वो भी ठीक ठाक ऊपर है, वो भी ठीक ठाक वो जा भी रही है। हर बच्चा पे, अगर आपका हो भी जाता और अगर आप उसको अवेल नहीं कर पाते या उसको अफोर्डेबिलिटी अफोर्ड नहीं वाला कर फैक्टर। पाते, तो फिर एक वही जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत करके फिर अगर आप आगे नहीं बढ़ पाते तो फिर उसमें और आपको अफसोस होता। तो समटाइम कुछ चीज़ों में हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी हो भाई बिल्कुल आपके ऐसे। लिए। फिर तीसरी चीज कि भाई आपने माशाल्लाह से अगर सिंध से पढ़ा है तो आपने सिंध बोर्ड के सिलेबस को फॉलो किया, अगर आपने पंजाब से पढ़ा है तो पंजाब बोर्ड के सिलेबस को फॉलो किया। तो अब जब हम नम्स के पेपर की बात करते हैं तो इंटायरली बेस करा होता है फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन पे, फेडरल बोर्ड बुक्स पर वो बेस करा होता है पूरा का पूरा टेस्ट पेपर। अब आपके डिसअपॉइंट होने की मेरे हिसाब से कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपने जब 2 साल तैयारी की है सिंध बोर्ड की किताबों से या पंजाब बोर्ड की किताबों से, ठीक है, तैयारी की है, और फिर अब आप सोचते हैं कि भाई 22 सितंबर जो आपका एक ग्रैंड डे है जिस पर आप टेस्ट देने जा रहे हैं एमडी कैट का, तो अब उसकी भी तैयारी आपने अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए की अच्छा, क्योंकि वो बच्चे भी बहुत आपकी टेक्स्ट सारे बुक ना से आता कंपेयर कर रहे हैं, वो ये कह है। रहे हैं कि यार नम्स का एग्जाम ऐसा आया तो एमडीकेट का भी एग्जाम ऐसा आ जाएगा, तो यार ये हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर नम्स का इसमें बिल्कुल क्राइटेरिया अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, वो पूरे पाकिस्तान को देख रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, और उनको पाकिस्तान में से कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। एमडीकेट को ऐसा थोड़ी करना है, वो तो अपने अपने प्रोविंस का है, अपने अपने जो सूबे हैं उनके अपने अपने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सीटें उस तरह से ज्यादा है, नम्स में सीटें उस तरह से थोड़ी कम है। तो ये भी तो एक फैक्टर है ना इसमें एक जो और भी बच्चों को चीज़ है देखना चाहिए। कि भाई अगर आपने नर्व्स का टेस्ट दिया माशाल्लाह से और चले आपको मैं मान लेता हूँ कि आपने फेडरल बोर्ड से स्टडी किया और आपने टेस्ट भी दे दिया, दैट्स ओके, ठीक है, सही बात यहाँ पर समझ में आती है। मगर आप समझ रहे हैं कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त नहीं हो सका, अब उसके ऊपर परेशान होना
अफसरदा होना, डिमोटिवेट हो जाना, demotivate feel करना, वो हो जाना, मतलब इसकी कोई वजह नहीं है। बिल्कुल इसकी कोई वजह नहीं, क्योंकि अगर ये होता कि जनाब मैं तो नम्स का ही टेस्ट दूंगा और अगर नहीं हुआ तो मैं अगले साल फिर टेस्ट दूंगा, वो वाली कैफियत मेरे ख्याल के आप लोगों में होगी। बिल्कुल अब ये वाली कैफियत नहीं, तो भाई आपके पास अब ऑप्शन क्या है? पूरे पाकिस्तान में प्रोविंसेस की बेस पे डिवीजन, जैसे कि अगर हम बात कर ले सिंध की, तो यहाँ पर जो है वो NTS है। एनटीएस यानी कि डाव आपका टेस्ट कंडक्ट करने लगा इस साल। उसके बाद अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो वहाँ पे यूएचएस है। है। इसी तरह से अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो वहाँ पे बाउंस अपना जी। टेस्ट कंडक्ट करता है। अगर मैं केपी की बात करूं तो वहाँ पे एटीआई है आपके सामने, वहाँ पे जो खैबर मेडिकल जो यूनिवर्सिटी वो टेस्ट आपका कंडक्ट करने लगी है। सही। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन जो है वो ज़ैमो का आ जाता है। ठीक है जनाब, जो बच्चे गिलगित से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, इस्लामाबाद में, तो भाई वो वहाँ पर उसका टेस्ट दे रहे थे। बताने का मकसद ये है डिसाइड कि नहीं हुआ आपके पास हाँ। अभी तो और ऑप्शन बाकी- है, मतलब इससे तो आपको बस एक थोड़ा मोटिवेशन मिलनी चाहिए एग्जैक्टली कि भाई अब सिर्फ इतनी तैयारी नहीं करनी, और भी आगे बढ़ना है, अपनी तैयारी को और बूस्ट देना है। मतलब मैं जिस लेवल पर खड़ा हूँ मैं अभी काफी नहीं हूँ, मुझे भी और प्रैक्टिस करनी है और दूर जाना है और आगे जाना है। यस। इससे आप तो आप अपनी तैयारी को मेजर कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा, कुछ टेक्निकल ग्लिच तो नहीं कह सकते, हाँ जो पेपर के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो नाम्स का पेपर हुआ अभी रिसेंटली, उसमें एक मुझे इरेगुलरिटी नजर आई। मिसाल के तौर पे 15 एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश के, 15 एमसीक्यूज में से अराउंड 8 to 10 एमसीक्यूज जो हैं उसमें सवाल की नौयत एक जैसी ही है, यानी कि सेंटेंस मौजूद है, वर्ड अंडरलाइन है, वो आपसे पूछते हैं कि जनाब वर्ड या वर्ब जो है वो किस फैमिली से है, वो एडजेक्टिव किस फैमिली से है। तो सवालात 15 में से 8 से 10 सवालात एक ही जैसी नौयत की। सेम बायो में भी यही मसला आया समटाइम। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं सर। जैसे वो आपने देखा है कि वो बाल कुछ लोगों के कर्ली होते हैं, तो कर्ली बाल को स्ट्रेट कुछ लोग करवाते हैं, रीबॉन्डिंग होती है, उसके रिलेटेड सवाल आया है कि उसमें जब बाल कर्ली से स्ट्रेट करवाते हैं तो उसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, उस बॉन्ड का नाम बताना था। अब आमतौर पर ये जो डिटेल है ना, ये डिटेल किसी भी सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं, पूरे पाकिस्तान के किसी सिलेबस में नहीं है। तो एक वो बच्चा जो इंटर की बुक का समटाइम रट्टा भी लगाता है, समटाइम टेक्स्ट को रीड करता है, समटाइम पास पेपर करता है, तो वो बच्चा इस चीज को कैसे जज कर पाएगा कि यार वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। हमने यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके पढ़ा कि यार वो डाइसल्फाइड बॉन्ड वहां पे ब्रेक होता है, तो एक इंटर के स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा। तो ये चीज मुझे लगता है कि यार इनको नहीं करनी चाहिए थी। मतलब अगर आप मुश्किल बना रहे हैं, आप बिल्कुल बनाएं, वो तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि एक क्राइटेरिया मेंटेन करना होता है, एग्रीगेट को कम लाना होता है। 95% लास्ट ईयर था एग्रीगेट। अब जाहिर सी बात है प्रेशर हो जाता है, अगर बहुत सारे बच्चे 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स ले लें तो सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि किसको सिलेक्ट करें और किसको इग्नोर करें। तो वो बहुत अच्छी बात है कि पेपर मुश्किल बनाया आप, लेकिन कम से कम ऐसा तो बनाया जो टेक्स्ट बुक से हो, या टेक्स्ट बुक से रिलेट करती है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा जरूर होना चाहिए। इस बात का हम हमसे जो है वो थोड़ा सा शिकवा कर सकते हैं सर कि भाई देखें बच्चे हैं, बच्चों पढ़ते हैं, और ये पीएचडी स्टूडेंट थोड़ी है भाई, ऐसा ही है। मतलब ये तो इंटर पढ़ के आ रहे हैं आपके पास। और हमारे यहाँ जाहिर सी बात है जैसा इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारी चीजें जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं, तो उन सब के हालात के बावजूद वो बेचारे एग्जाम देने आ रहे हैं, तो उनके साथ प्लीज ऐसा मत करें, वो बहुत जल्दी डिसाइड हो जाता है। अच्छा, मुझे दो चीज़ें यहाँ पर समझ में आई कि मैं अपने तमाम तर जो सुनने वाले हैं उनके साथ शेयर करूँ, और वो ये सबसे पहली बात तो ये देखो कि तुम्हारे पास ऑप्शंस अभी बेशुमार है। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो तुम्हारे टेस्ट स्कोर के ऊपर होगा। अब तुम जिस डिवीजन से, जिस प्रोविंस से ताल्लुक रखते हो, वहाँ का तुमने यकीन टेस्ट सेंटर का इंतखाब किया होगा और उस वहाँ पर तुम टेस्ट अपना कंडक्ट करोगे। ठीक है, फेडरल बोर्ड के बच्चों ने फेडरल बोर्ड की बुक्स को स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने नाम्स का टेस्ट दे दिया, देन व्हाट, ज़ैमो में आप फेडरल बुक्स के कंटेंट को बहुत कॉमन बेस हाँ पे देखते हैं, बिल्कुल, उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ। अब ज़ैमो का टेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली आसान होता है एज कंपेयर टू यूएचएस। उसमें बस ये है कि थोड़े सेंटेंस वाइज क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो थोड़े से बच्चों को जिनकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होते हैं वो काफी हद तक उसको कर लेते हैं, लेकिन वो ये इस तरह के नहीं आते। एक्सेसिबल है। ठीक है, जी। इस पर आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अलग सिम्स में जाकर मेहनत नहीं करनी। फिर आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं? नंबर ऑफ डेज आज हम और आप मौजूद है 2 सितंबर, 20 डेज रह गए जस्ट 20 डेज, हाँ, 20 जस्ट 20 डेज, यानी आप फिंगर टिप्स पे काउंट करें कितने दिन है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या करें? इसमें सबसे पहली बात जो मुझे सबसे ज्यादा अहम लग रही है वो ये कि भाई अपने आप को असेंबल करें, अपने आप को इनफैक्ट एक जगह जमा करने। अब इस सोच से बाहर आ जाए, ना उसका टेस्ट हुआ, कैसा नहीं हुआ, कैसा होना चाहिए, पता चला 5 दिन उसी में जाया कर दिए, उसी को सर्च कर रहे हैं, उसको उसके रिजल्ट पूछ रहे हैं, वो छोड़ दें। अब आप नम्स के ऊपर कोई बात ना करें, उसके ऊपर कोई ज्यादा जो है ना वो उसको सर्च करने में अपनी मेहनतों को जाया मत करें। अपना फोकस अब आप रखें 22 सितंबर एमडीगेट के एग्जाम के, सारी एनर्जी वहां यूज करें और उसी पर फोकस अपना करें। फिर उसके साथ साथ अब एमडीगेट
आप देने जा रहे हैं 22 सितंबर को। ये वो वाला टाइम है कि जिसमें आप किसी भी नई चीज को नहीं उठाते अपने सिलेबस की। जो चीज आप कर चुके हैं उसका रिवीजन 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 और रिवीजन, ठीक है। टेस्ट दे, ज्यादा टेस्ट दे, छाजों को यूज करें। छाजों के पास सारे, मैं देख रहा हूँ कि मॉक टेस्ट जो है वो भी मौजूद है, ग्रैंड टेस्ट भी मौजूद है, पास पेपर्स भी मौजूद है। चैप्टर टेस्ट करने का तो वक्त खत्म हो गया। चैप्टर टेस्ट में बच्चा कितना करेगा? उस सूरत में आप कर सकते हैं, ये मैं समझते हुए उस सूरत में करना चाहिए कि जब आप एक स्पेसिफिक चैप्टर में फंस गए, उसका एमसीक्यूज आपके हाथ से निकल ही नहीं रहा, वो फंस रहा है, तो फिर आपने उस चैप्टर को जाकर देखा, उस चैप्टर की उस स्पेसिफिक टॉपिक को स्टडी कर लिया, देख लिया, और उसके बाद आपने एमसीक्यूज चैप्टर टेस्ट को सॉल्व कर लिए, और फाइनली फिर आपने जो है वो अपने। अच्छा, एक चीज मैं ऑडियंस को बता दूं कि हमने जब तक आपका 22 का एग्जाम नहीं हो जाता, 22 सितंबर का, तब तक के लिए छाजाओं ने एक पैकेज अनाउंस किया है। 2500 में आप छाजाओं के जितने प्रैक्टिस जोन है उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर यूज कर सकते हैं। तो आपके पास 20 दिन है और 2500 आपका अमाउंट है, तो इसमें आप कोशिश करें, इसको अवेल करें, इस पैकेज को यूज करें और छाजाओं में जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें। देखिए, सारी इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरीन बात हो जाएगी। और फिर ये भी है कि भाई आपका जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो मोस्ट रेलेवेंट हो। अब मिसाल के तौर पे बहुत सारी किताबें मिलती हैं, उसमें टाइटल ही बना हुआ होता है कि ना 25,000 सवाल, वो इतनी मोटी किताब देखकर ही तबीयत साफ हो जाए इंसान की, या 10,000 सवाल। यार आप खुद सोचो, जरा टाइम निकालो, तुम्हारे पास टाइम बचा कितना है कि क्या तुम 10,000 सवाल को लेकर बैठोगे, उसको सॉल्व करोगे, फिर उसका आंसर देखोगे, फिर सोचोगे मेरा जवाब गलत क्यों है। इतना टाइम आपके पास नहीं है। अब आपके शॉर्टेस्ट टाइम में आपकी लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं समझता हूं छाजाओं से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई और इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरन एक तो आपको एनालिसिस भी मिल जाता है और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। बिल्कुल, वीडियो सॉल्यूशन है, आपके पास एनालिटिक्स आ रहे हैं, आपके पास पूरी टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है, सारा कुछ निकल कर आ जाता है, और आप दिन के किसी भी वक्त में 24 घंटे में कभी भी बैठे, आप फील करते हैं ये टेस्ट देना चाहिए मुझे, फॉरन टेस्ट दें, तो आपके लिए ना बहुत अच्छा एक्सेस भी है, फ्रूटफुल भी है, इफेक्टिव भी है। तो ये तो आपके लिए बड़ा ना फायदेमंद चीज होगी। इसके अलावा जब आप देखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ डेज कम रह गए, आप ग्रैंड टेस्ट की प्रैक्टिस करें, बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त बच्चों की जो हमें सुन रही है, तो वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड है, कंफ्यूज है, परेशान है। अब परेशानी में वक्त गुजार रहे हैं, भाई परेशानी में वक्त गुजार के क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सही बात है। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई फायदा है। उल्टा वो अपनी जो एफर्ट कर सकते हैं उस चीज को अपना जाया करते जा रहे हैं, और अब वहां गए, टेस्ट दिया, वहां से वापस आए, उसमें थक गए, अब उसको 2-2 3-3 दिन तक उस सिचुएशन से बाहर आएंगे, सोचेंगे, तो ये सब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जब आप कहते हो कि भाई मैं जो है ना वो एमडी गेट के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, और अंदर से आप बिल्कुल खाली बैठे हो, तैयारी नहीं कर, बस दिखा रहे हो कि आप तैयारी कर रहे हो। सर, बहुत सारे एमडी गेट के बच्चे ऐसे हैं जिनको देना एमडी गेट ही होता है, मगर वो नम्स को एज अ प्रैक्टिस देते हैं। हाँ, ऐसे भी बच्चे हम इस बात को इस तरह से भी पॉजिटिव ले सकते हैं कि भाई आपने नम्स का टेस्ट दिया, आपको एक प्रैक्टिस करने बस, और क्या, ग्राउंड में लिया। अब आपको उसमें टॉप थोड़ी करना था, या माहौल किस तरह का होता है टेस्ट देने का, बबल शीट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बुक किस तरह से आती है, टाइम किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो ये आपकी एक अच्छी रिहर्सल बिल्कुल एक्सरसाइज हो गई आपकी, बहुत बेहतरीन। तो भाई बातों को हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं अपने तमाम तर बच्चों के लिए। सबसे पहली बात कि भाई आपने बिल्कुल भी अनकॉन्फिडेंट डिफिडेंट फील नहीं करना, डिसअपॉइंट नहीं होना। उसकी वजह यह है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। बिल्कुल, ये मैं आपको कोई ना ख्वाब ख्याल की बात नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, अगले साल लेते नहीं ना भाई, हमारी तो अपॉर्चुनिटी, ग्रैंड अपॉर्चुनिटी भी हमारे सामने है, तो इसलिए डिसअपॉइंट नहीं होना अपने नम्स के टेस्ट के हवाले से। देन सेकंड थिंग इज, आपका जितना अच्छा रिवीजन, सर ने बताया, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना ही अच्छा स्कोर, और फोकस अपना रखना है एमडी गेट के एग्जाम को, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा नहीं सोचेगा कि अब ये इतना मुश्किल आ गया तो वो और ज़्यादा मुश्किल आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रोविंस लेवल पर होता है, तो काफ़ी हद तक आपकी टेक्स्ट बुक से ही बनेगा। और इस बात के होते हैं, मतलब जाहिर सी बात है, वो अपने प्रोविंस वालों के साथ सीटें खाली तो नहीं छोड़ेंगे ना, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल जो है ना अपने आप को ख़राब नहीं करना, अपने आप को बेकार नहीं करना, ठीक है, अपने आप को बेकार नहीं समझना। आप बहुत काम किए और बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं, बशर्ते ये कि सही डायरेक्शन में करें। अच्छा, फिर एक और चीज, बहुत सारे बच्चे शायद नम्स के टेस्ट से पहले भी, उसके बाद भी अभी इस कंफ्यूजन में होंगे कि भाई हमारी जो डिजायर्ड प्रोग्राम है, लाइक मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैंने यूएचएस में टेस्ट देना है, मैं सिंध में रहता हूँ तो मुझे डाउ का ये टेस्ट कंडक्ट करना है जो कि प्रोविंशियल लेवल पर ही है। तो भाई क्या हमारे लिए पास पेपर्स क्या अहमियत रखते हैं, और कहां तक पास पेपर्स हमें देखने चाहिए, करने? पास पेपर से आइडिया मिल जाता है। पास पेपर्स में बच्चे बहुत सारे की समझते हैं यार पास पेपर कर लिए ना, बस पास पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है एज इट इज कॉपी पेस्ट होकर वही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिल जाएगा। ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। पास पेपर करने का या पास पेपर को हम लोग जो सजेस्ट करते हैं उसका रीजन असल ये है
कि हम चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन का स्टाइल पता लग जाए, एग्जैक्टली कि आपको उसका एक पैटर्न लग जाए कि यार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, ऑप्शन इस तरह से बनते हैं, पूछने का थीम ये होती है, तरीका ये होता है, डायग्राम इतनी आती है, सेंटेंस बेस इतने आते हैं। बस ये मकसद होता है आपको प्रिफर करने का कि पास पेपर ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ये सोच कर बैठ जाएं कि पास पेपर कर लिए तो अगर 68 क्वेश्चन हैं तो 68 में से 10 क्वेश्चन 2023 से आएंगे, 10 क्वेश्चन 2017 से आएंगे, 10 क्वेश्चन 2016 से आएंगे। भाई अब ये बहुत जदीद दौर हो चुका है, बहुत चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, बहुत सारे बुक्स के एक्सेस बहुत आसान हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे हम बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ईजिली, ऐसे जो पेपर बनाने वाले हैं उनके पास भी बुक्स का बहुत सारा एक्सेस है। तो वो कहाँ से पेपर उठा रहे हैं आपको नहीं पता, वो कहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं आपको नहीं पता। तो पास पेपर से आपको सिर्फ आइडिया मिलता है और कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। तो पास पेपर का मकसद ये है, पास पेपर करें, बिल्कुल करें, मगर पास पेपर के साथ जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल्स होते हैं आपकी बुक में, की पॉइंट्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, और जो इक्वेशंस होती हैं, जो लास्ट में एमसीक्यूज होते हैं, उन सबकी लाजमी सॉल्व करें। और फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि जनाब पंजाब में तो बहरहाल टेक्स्ट बुक में कोई डिफरेंस नहीं आया, मगर सिंध में टेक्स्ट बुक का डिफरेंस देखा गया, यानी कि किताबें तब्दील हुई। बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर रहे होते हैं, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के साथ साथ भी सवाल वो सोच रहे हो कि भाई हम तैयारी तो कर रहे हैं मगर किस किताब को हम बेस बना रहे हो तो वो ठीक होगा। यानी कि सिंध में रहते हुए आपने फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जो किताबें पढ़ी है वही आपका टेस्ट उसी से बनेगा, बिल्कुल ऐसे आपका टेस्ट उसी से होगा, ठीक है जी। अब सेकंड ईयर में नई किताब आ गई मिसाल के तौर पे फिजिक्स की, तो भाई फिजिक्स की किताब अभी आएगी, आने को है, तो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिल्कुल। हाँ, नहीं तो है। जो आपने 2 साल में किताबें पढ़ी हैं आप उसी से अपने टेस्ट में क्वेश्चंस देखेंगे। फिर एक और सवाल आता है, सर रिपीटेड क्वेश्चंस हम देखते हैं इधर उधर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, सर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का क्या सीन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट रिपीटेड में देखिए याद रखिएगा कि कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2017 में था, 18 में था, 19 में था, 21 में आ गया, 22 में आ गया तो 24 में भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई पैटर्न सेट नहीं। सिर्फ इतनी बात सिमिलर हो सकती है कि जनाब अगर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था, आयनिक बॉन्डिंग पे क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है जी, या आयनाइजेशन एनर्जी पे केमिस्ट्री पे क्वेश्चन बना हुआ था, तो आयनाइजेशन के ही टॉपिक से रिलेटेड हमारे या पिछले साल में एक और क्वेश्चन आ गया। बल्कि उल्टा ये सोचा करें कि देखिए आयनाइजेशन में अगर 4 पॉइंट्स हैं तो 1 पॉइंट अगर पूछा जा चुका है तो बाकी 3 पॉइंट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। बिल्कुल ऐसा बच्चे उल्टा करते हैं कि वो बोलते हैं यार 4 में से 1 पूछा जा रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 को इग्नोर कर दो। नहीं भाई, वो तो पूछ लिया गया, वो तो खत्म हो गया, वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बाकी 3 नहीं पूछे गए वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही, ठीक है, इस तरह सोचना है अब आपको। और फिर एक और चीज मुझे अच्छी से भी एक बात आप लोगों के से शेयर करते हुए मुझे याद आई कि मैं उस पर जिक्र कर लूं कि भाई अभी हम जैसी सिचुएशन में जा रहे हैं तो मैं ये तो जरूर कहूंगा कि अब सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, क्योंकि आपका एक ऑप्शन साइड पर हो गया, नम्स का टेस्ट साइड पर हो गया। अगर बिलफर्ज ऐसा होता कि आप 22 सितंबर के बाद कोई नम्स का टेस्ट तो आपके पास फिर केस अलग था। हाँ। अभी क्या है कि आपकी एक जो नम्स के टेस्ट का एक चांस था वो अभी साइड पर हो गया, उसमें हम बहुत आप लोग अच्छा नहीं कर सकते। मैं जनरल बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा आपने काम कर लिया, सुपर में बेहतरीन है, ठीक है जी, मेजॉरिटी नहीं कर सकी है। अब आपके पास 22 सितंबर का लास्ट चांस है, अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, चाहे वो बच्चा सिंध में रहता हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहता हो। अब कॉम्प्रोमाइज एक नंबर का जलाने वाला सीन है, कश्तियां जला के बस आगे बढ़ना है। बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लीडिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, मेन आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। मगर जब आप इन तमाम तो सब्जेक्ट से स्कोर करके आगे बढ़ते हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है ना, गलतियां हो सकती हैं, बिल्कुल होती है टेस्ट में, तो आपका एक ओवरऑल स्कोर जो बन रहा होता है वो 160 165 है। तो 160 165 एक ऐसा स्कोर नहीं कंसीडर किया जा सकता कि जिसपे आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में, पब्लिक सेक्टर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। एटलीस्ट 180 प्लस होंगे, 190 प्लस होंगे, एग्जैक्टली, तो फिर कहीं जाके आपका 190 कॉम्पिटिटर में नाम एक ही सूरत में हो सकते हैं कि जब आपने अपने इंग्लिश पोर्शन को और लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन को बहुत अच्छा बना दिया। बहुत सर कल आपकी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है। एग्जैक्टली, मैं यही बताने जा रहा हूं कि भाई कल इंशाल्लाह 3 बजे से 5 बजे तक के मैं आपके साथ सेशन लेकर जाऊंगा लॉजिकल रीजनिंग का, कल ट्यूसडे, और इंशाल्लाह कल ट्यूसडे हम जरूर सेशन लेंगे। तमाम तर बच्चे उसमें इनवाइटेड हैं, आप आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए और सीख के जाइए। मैं कल आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने लगा हूं, 6 तरह के सवालात हमें सिलेबस में नजर आते हैं लॉजिकल रीजनिंग की फैमिली से रिलेटेड। तो मैं आपके साथ वो 6 की 6 फैमिलीज के क्वेश्चंस जो कि पास्ट पेपर्स में हमने देखे, हाँ, तो और उस जैसे क्वेश्चंस, पास्ट पेपर के तो क्वेश्चंस जाहिर सी बात नहीं, वो तो छात्र एप्लीकेशन पे आपके पास बड़े मजे से मौजूद है, आप देख सकते हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ, मगर उस जैसे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बनाने वाले क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं। इसके अलावा बायोलॉजी का जो इनफैक्ट वर्कशॉप हुआ था, जिसमें 2 वर्कशॉप हुए हैं, जिसमें निमोनिक्स की भी एक अलग वर्कशॉप हुई थी, उसके अलावा सिलेबस की भी थी,
ठीक है जी, ओवरऑल सिलेबस कवर अप हुआ था, तो भाई उसे भी आप देखें, उसको भी आप बार-बार देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, चीजें सीखें। और इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, सबका आपके साथ सेशन हो चुका है, मगर लॉजिकल रीजनिंग का सेशन अब होगा। यानी हम समझते हैं कि आपके टेस्ट का एक एक नंबर आपके लिए बेतहाशा जरूरी है। सही है, एक एक और उसी के लिए हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, उसी के लिए इतनी हम मेहनत कोई कर रहे चीज हैं। इंशाल्लाह छोड़ने नहीं जा रहे। तमाम सब्जेक्ट्स की वर्कशॉप हो गई है, लॉजिकल रीजनिंग की वर्कशॉप होगी, तो आप क्यों ज्वाइन करें, इस सवाल का जवाब समझाता हूं। आप इसलिए ज्वाइन करें कि अगर आप समझते हैं कि आपने लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स को बहुत अच्छा कर लिया, 6 में से 6 नंबर आपके पक्के, तो आए अपनी मालूमात को आजमाएं। फिर दूसरी चीज, आप समझते हैं सर मेरे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स आधे तैयार हैं, आधे नहीं है, आ जाए, मैं आपको 6 के 6 टॉपिक्स की इंशाल्लाह भरपूर प्रैक्टिस करवाने लगा। बहुत सारे बच्चों ने 6 मार्क्स तो है, हाँ, छोड़ो यार, 6 नंबर का काम है, रहने दो, साइड पे रखो। तो फिर वो याद उनको रखें पता कि नहीं हो भाई, सकता ये 6 मार्क्स उनको यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दे। ऑब्वियस और बात है यार, एक बिल्कुल एक सही कह रहे हैं। .1 जो एग्रीगेट होता है ना, समटाइम वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, और एक-एक एक एक नंबर मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स आपके लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 200 आउट ऑफ 200 आप मार्क्स ले लेंगे, लेकिन हो सकता है कि 200 आपके मार्क्स इतने सिर्फ लॉजिकल रीजन की वजह से आप इतना आगे तक आ जाए कि आपका कम से कम ये कि कुछ कॉम्पिटिटर में नाम आ जाए, कुछ एक मार्क्स से आप रहने वाले हो तो वो आप बच जाए, ऐसा भी तो हो ये सकता है। वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स कट गए, घट गए हैं, उसको कवर fill up कर कर देते हैं। यानी और मेरा होते भी अगर- बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग समझ रहे होते हैं पता नहीं क्या, कोई बहुत हाई लेवल का आईक्यू हाँ। लेवल चाहिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। 6 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। बिल्कुल, मैं इंग्लिश के भी और लॉजिकल रीजनिंग की भी क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है जबकि आपने सही अंदाज में प्रैक्टिस की। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट बना के आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। कल मैं इस एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा कि मैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के 6 में से 6 क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं उसको मैं आपको जबरदस्त करवा दूं, बेहतरीन करवा दूं, पूरे पूरे नंबर आपके आ जाए इस पोर्शन के अंदर। तो भाई ज्वाइन भी कीजिएगा। और जो दूसरी पीढ़ीज आपके हो जो बेचारे परेशान है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भाई मुझसे कह रहा है वो ऑल टाइगर्स आर ऑरेंज। भाई ऑल टाइगर्स आर ऑरेंज, आधे अगर मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, समझा हुआ नहीं है, तो मैं आधे घंटे तक सोचता रहूंगा भाई टाइगर ऑरेंज कैसे हो सकता है, सही बात है। कैसे हो सकता है, ये दिमाग मेरा अटक गया उस काम के अंदर। तो भाई जब तक उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की होगी तब तक वो पॉइंट आपको क्लिक नहीं हो करेगा सकता। माइंड। आप ऐसी अंदाजे से तुक्के से नहीं कर सकते इस काम को। तो भाई सेशन ज्वाइन करेंगे और इस वीडियो को कंक्लूड कर दें सर की आखिरी बातों पर, ताकि बस आखिरी बात ये है कि बेटा प्रैक्टिस करनी है और जो है कि मेहनत करनी है, डीमोटिवेट नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना। ऐसा होता है हर चीज आपको जिंदगी में आगे की जो पिछली गलतियां होती है वो आपको आगे के लिए आसानी बनाने के लिए आती हैं। फ़इन्न मअल उसरी युसरा, और फ़ाल लैसल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान जिस चीज़ के लिए कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको वो अता फरमा देता है। तो आपको कोशिश करनी, हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह आपको अगर इसकी मेहनत आपकी अगर कंफर्म होगी तो आपके लिए लाजमी उसकी सीट जो है वो पक्की हो जाएगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।